दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बी हिस्ट्री के पेपर की। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास। इसके बारे में आपको बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर है जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कुछ कंडीशंस हैं ये, और यहाँ पर देखें जर्मनी का आर्थिक रूप में एकीकरण 1815 से 1848 तक, आर्थिक क्रांति, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का आर्थिक रूप में एकीकरण किस तरह से हुआ है, यहाँ पर आप देखें। राजनीतिक रूप से तो जर्मनी 1870 ईस्वी में एकीकृत हो पाया था, लेकिन 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्रांति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि जर्मनी की आर्थिक कायापलट हो गई थी तथा वह आर्थिक रूप से एकीकृत हो गया था। सैकड़ों नए उद्योग खुले। इस औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नया पूंजीपति वर्ग सामने आया। जर्मन राजनीति में इस वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह वर्ग चाहता था कि जर्मनी में छोटे मोटे राज्यों को हटाकर एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए तथा इस संयुक्त जर्मनी में उद्योग धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जर्मनी के आर्थिक रूप से एकीकरण के निम्नलिखित कारण थे। तो जर्मनी का एकीकरण है क्या, इसके संबंध में ये समझें। इसके बाद में रीजंस क्या क्या थे, कारण के बारे में यहाँ पर देखिए। नंबर 1 है, प्रिशा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने मासेन नामक व्यक्ति को अपना अर्थ सचिव बनाया। मासेन बहुत योग्य अर्थशास्त्री था। जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में उसका भी काफ़ी योगदान था। दूसरा पॉइंट है, 28 मई 1818 ईस्वी को एक चुंगी कानून, टैरिफ रिफॉर्म लॉ पारित किया गया। उसके द्वारा निम्नलिखित व्यापारिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। पेरशा से आने वाले मार्ग पर चुंगी नहीं लगेगी। औपनिवेशिक माल पर 20% चुंगी लगाई जाएगी। तैयार माल पर 10% चुंगी लगाई जाएगी तथा पेरशा के आंतरिक व्यापार पर कोई चुंगी, कह सकते हो चुंगी का मतलब है, कह सकते हो कि जीएसटी एक तरह की, ठीक है, सीमा, कोई चुंगी नहीं लगेगी। अगला अब यहाँ पर देखें, जॉलवेरिन संघ की स्थापना कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि जॉलवेरिन संघ की स्थापना कैसे हुई थी। एक बार आप इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। अगर रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी के एकीकरण में बाधाएँ क्या क्या आई। ऑब्स्टैकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1815 टू 1850, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई। तो नंबर 1, ऑस्ट्रिया का, यहाँ पर देखिए, प्रतिक्रियावादी शासन। वियना कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर पूरा प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। अतः ऐसी स्थिति में ना तो जर्मन राज्य ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में एकत्र होना चाहते थे और ना ही ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्सुक था। प्रिशा के राजा ने समस्त जर्मन राजाओं को एकत्र करके एकीकरण के लिए प्रयास किए थे, किंतु ऑस्ट्रियन सम्राट ने इसका घोर विरोध किया। उसने जर्मनी को दबाने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। 1815 ईस्वी में उसने कार्लसबाद नियम पारित करवाकर जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलनों का कठोरता से दमन किया। ठीक, और थोड़ा आगे पढ़िए। नंबर 2 पॉइंट है, पिछड़ी राजनीतिक व्यवस्था। नंबर 3 पॉइंट है, राजनीतिक दलों में एकता का अभाव। ये क्या चीज़ चल रही है, ये चल रहे हैं 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो चल रहे हैं। ठीक, कुछ पॉइंट ये हैं, जर्मन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आपस में कंपटीशन चल रहा था उनमें। ऑस्ट्रिया तथा प्रिशा की आपसी शत्रुता। अब ये देखें, 1850 के पश्चात जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के प्रयास क्या क्या हुए, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो विलियम प्रथम कौन थे, इसके बारे में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आप रिवाइज करिए कौन थे, इसके बाद जा रहे हैं। 1857 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से कैसर विलियम प्रथम उसका संरक्षक रीजेंट बना और 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक चतुर्थ की मृत्यु तक उसने प्रतिशासन रीजेंट के रूप में कार्य किया और 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक की मृत्यु हो जाने पर वह प्रिशा का सम्राट बन गया। कब बना सम्राट, 1861 ईस्वी में। ठीक,
राज्याभिषेक के समय उसकी आयु 64 वर्ष की थी, लेकिन उसमें युवकों के सदृश जोश था। उसका सारा जीवन सेना में व्यतीत हुआ था, जिसके साथ उसे बड़ा प्रेम था। सैनिक मामलों में उसके पूर्ण ज्ञान एवं योग्यता को भी स्वीकार करते थे। 1814 ईस्वी में नेपोलियन के विरुद्ध भी लड़ चुका था। उसका विश्वास था कि प्रिशा का भाग्य उसकी सेना पर निर्भर करता है। उसने उस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सेना को आवश्यक समझता था। उसने एक बार कहा भी था कि जो भी जर्मनी पर राज करने की इच्छा रखता हो उसे जर्मनी को जीतना होगा, और ये कार्य केवल वार्ता संपन्न नहीं हो सकता। विलियम प्रथम की सैन्य योजना तथा प्रतिनिधि सभा से संघर्ष, इसके बारे में ये बताया गया है। अब बिस्मार्क कौन था इसके बारे में पढ़ लें। अलग से बिस्मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बिस्मार्क कौन था। यूरोपीय राजनीति के रंगमंच पर प्रवेश करने वाला वह व्यक्ति सर्वाधिक अद्भुत व्यक्ति था। यहाँ पर देखिए इसका जन्म सन 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग के एक जागीरदार के घर में हुआ था। उसकी माता एक उच्च अधिकारी की पुत्री थी। उसको पिता की शारीरिक शक्ति एवं माँ की बौद्धिक प्रखरता प्राप्त थी। उसकी प्रारंभिक शिक्षा बर्लिन की व्यायामशाला में हुई थी। तत्पश्चात उसने गोतिर्जन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्ण कर प्रिशा की सिविल सेवा में सर्विस कर ली, लेकिन 2 वर्ष पश्चात उसने नौकरी छोड़ दी और पोमेरेनियो में अपने जागीर की देखरेख करने लगा। इससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। इस बीच उसने विभिन्न भाषाओं, राजनीति, इतिहास, दर्शन और आदि का स्वाध्याय किया। राजनीति में क्या योगदान रहा इनका। बिस्मार्क का राजनीतिक जीवन 1845 से आरंभ हुआ। वह इस वर्ष पोमेरेनियो की प्रांतीय संसद डेइट का सदस्य हो गया था। इस संसद ने 1857 ईस्वी में उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रिशा की संयुक्त संसद यूनाइटेड प्रोसियन डेइट में भेजा। इस सभा में बिस्मार्क क्रांति तथा उदारवाद का कट्टर विरोधी रहा। ठीक, बाकी आप थोड़ा यहाँ पर रिवाइज करिए इसको। और इसके अलावा देखें बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए वास्तव में बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहों की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का अनुसरण करते हुए मात्र 8 वर्षों में 1862 से 1870 ईस्वी तक जर्मनी का एकीकरण कर दिया, जबकि 1815 से 1850 ईस्वी के काल में समस्त संसदीय एवं संवैधानिक प्रयत्न असफल रहे। अपनी इस नई नीति के अंतर्गत बिस्मार्क ने अग्रलिखित कार्य किए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए स्लेस्विग होल्स्टाइन समस्या, डेनमार्क युद्ध। ठीक, ये एक बार इसको पढ़िए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, दूसरा है बिस्मार्क की कूटनीति, ऑस्ट्रिया से सहयोग। ठीक, इसको रिवाइज करिए, पढ़िए इसको। और एक पॉइंट ये था गैस्टाइन का समझौता। अब ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध 1866 ईस्वी के बारे में आप पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका कि गैस्टाइन समझौते को लेकर दोनों राष्ट्रों में तनाव बढ़ गया, वह युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। ठीक है, और युद्ध से पूर्व बिस्मार्क की ऑस्ट्रिया को मित्रहित बनाने की नीति। युद्ध से पूर्व बिस्मार्क ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि जिससे युद्ध छिड़ जाने पर कोई भी विदेशी शक्ति ऑस्ट्रिया के पक्ष में हस्तक्षेप न करे। अतः उसने यूरोप के अनेक देशों के साथ मैत्री करके ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से मित्रहीन एवं असहाय बना दिया। युद्ध होने से पूर्व उसने यूरोप के प्रमुख देशों की मित्रता तथा सद्भावना निम्न प्रकार से प्राप्त की। रूस से मित्रता की। ठीक है, इसको पढ़िए। और अगला पॉइंट है यहाँ पर फ्रांसीसी मित्रता की प्राप्ति और इटली से मित्रता। अब यहाँ पर देखें युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। युद्ध आरंभ होने से पूर्व बिस्मार्क ने पूरी सैनिक तैयारी के साथ ऑस्ट्रिया को अपनी कूटनीति से पूर्ण रूपेण
अकेला कर दिया पूरी तरह से। अब बिस्मार्क युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। 1 जून 1860 ईस्वी को उसने स्वेस्विग एवं होलेस्टीन के प्रश्न पर निर्णय हेतु संघीय संसद को आमंत्रित किया। ठीक, बाकी इसको पढ़िए। युद्ध किस तरह से हुआ है। युद्ध जो है 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है, 7 वीक्स वॉर। इसमें 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। पहला कस्टोजा का युद्ध, दूसरा लीसा का युद्ध और एक ये है सेडोवा का निर्णायक युद्ध। इस युद्ध में निर्णय हुआ। यह युद्ध इतिहास में सबसे कम अवधि के युद्धों में से एक है जो अत्यधिक निर्णायक था, जिसका परिणाम सबसे चमत्कारपूर्ण था। अब यहाँ पर देखें फ्रैंको प्रशियन युद्ध 1870 एक युद्ध भी हुआ है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के अंतिम चरण फ्रैंको प्रशियन युद्ध था, यानी अंतिम चरण में एक युद्ध हुआ था, इसको बोलते हैं फ्रैंको प्रशियन युद्ध। ऑस्ट्रिया के युद्ध के बाद फ्रांस युद्ध इतिहास के तर्क में ही निहित है। ये हुआ था फ्रांस से। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन युद्ध के कारण क्या थे ये देखें। ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में फ्रांस द्वारा भाग न लेने के कारण अपनी भूल का एहसास होना, नेपोलियन तृतीय की असफल गृह नीति दूसरा रीज़न ये था, और तीसरा रीज़न ये था नेपोलियन द्वारा मैक्सिको में हस्तक्षेप, और बिस्मार्क की राय में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध अनिवार्य। युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था ये यहाँ पर रीड करिए। फिर युद्ध का आरंभ किस तरह से हुआ ये देखिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस युद्ध का तत्कालिक कारण स्पेन के उत्तराधिकारी की समस्या थी। जैसा कि प्रोफेसर लिप्सन के कथन से स्पष्ट होता है कि जब कोई सरकार युद्ध पर उतारू हो जाती है तो बहाना खोजने में कोई परेशानी नहीं होती। स्पेन के सिंहासन पर उत्तराधिकार के झगड़े को लेकर जो संतोषजनक समझौते के करीब था, फ्रैंको प्रशियन युद्ध तत्कालिक कारण बना। ठीक है, क्या कारण है? स्पेन के सिंहासन को लेकर, ठीक है, उत्तराधिकारी का झगड़ा एक तत्कालिक कारण बना था। ठीक, अभी देखें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये किस तरह से आएंगे। जर्मनी के एकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, एक निबंध लिखना है, जर्मनी के एकीकरण कैसे कैसे हुआ था। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी, उनका समाधान किस प्रकार से किया गया। एक ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मार्क ने किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक, फ्रैंको प्रशियन युद्ध तथा उसके परिणाम वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताना, उसके परिणाम क्या हुआ इसके बारे में बताना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब अगले चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। अगला चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ओनली कारण के बारे में बताया गया है, कॉजेस लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है क्या। 1914 में प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध न केवल यूरोप की वरन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पूर्व हुए समस्त युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए थे अथवा 2 या 3 देशों के मध्य हुए थे, किंतु इस युद्ध में विश्व का लगभग प्रत्येक देश उलझा हुआ था तथा किसी न किसी पक्ष को समर्थन दे रहा था। इंडिया का भी समर्थन इंग्लैंड को था। अत्यंत उच्च स्तर पर लड़े गए इस युद्ध में पहली बार गोरी, पीली, काली तथा भूरी जातियों ने एक दूसरे की हत्या करने में भाग लिया। ठीक समझ रहे हैं आप। तथा युद्ध की लपटें, गोरी मतलब इंग्लैंड लोग, पीले चाइनीज़ लोग भी थे, काले अफ्रीकन लोग और भूरे लोग भी थे। ठीक है, लपटें शीघ्र ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण जल आकाश में फैल गई। शीघ्र ही संपूर्ण विश्व इस युद्ध की आग से घिर गया। और आगे देखें, इस युद्ध की आशंका बहुत समय पूर्व से की जा रही थी। 1898 ईस्वी में बिस्मार्क ने इस युद्ध के विषय में भविष्यवाणी करते हुए हर्बेलिन से कहा था, मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा पर तुम देखोगे और ये पश्चिमी एशिया में प्रारंभ होगा। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार J.A.R. मैरियट का विचार है कि यदि बिस्मार्क ने 1898 ईस्वी में इस प्रकार की भविष्यवाणी कर दी थी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि संभवतः 1898 ईस्वी तक बिस्मार्क यह समझ गया था कि जो बीज उसने बर्लिन कांग्रेस में बोया था उसे शीघ्र ही विध्वंसक प्रतिफलों का होना निश्चित था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में और कब तक चला है 1919 ईस्वी तक।
कौन कौन से मेन राष्ट्र थे इसमें योगदान लेने वाले? तो एक तरफ रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ये राष्ट्र थे, और अमेरिका भी था। हाँ, अमेरिका शायद नहीं था। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया ये कंट्री थी। जीत किसकी हुई है प्रथम विश्व युद्ध में? तो ये थे मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों की यहाँ पर जीत हुई है, ठीक है। इनको भी शायद ऐसी कुछ नाम दिया गया था। तो मित्र राष्ट्रों की इसमें जीत हुई थी। किसकी? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की इनकी जीत हुई थी। कब खत्म हुआ है? 1919 ईस्वी में। अब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और कब तक चला है ये? 1944 ईस्वी तक। इसमें जीत किसकी हुई है? इसमें भी जीत मित्र राष्ट्रों की हुई है। इसमें अमेरिका ने भी भाग लिया था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इधर जर्मनी, इटली, हंगरी, बुल्गारिया, जापान भी इधर शामिल था, ठीक है, दूसरी पार्टी में। तो यहाँ पर भी जीत हुई है मित्र राष्ट्रों कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, विश्व युद्ध तो वास्तव में 1909 में ही प्रारंभ हो गया था। यदि बोस्निया एवं हर्जेगोविना के प्रश्न पर रूस ने ऑस्ट्रिया का सामना करने का निर्णय लिया होता, किंतु तब रूस युद्ध की स्थिति में न था, अतः युद्ध टल गया था। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे? कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला, दल प्रथा, पार्टी सिस्टम। प्रथम विश्व युद्ध एक अत्यंत प्रमुख कारण, इसका एक अत्यंत प्रमुख कारण था दल प्रथा का जन्म होना, ठीक। तो पहला रीजन क्या है? दल प्रथा। इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोककर इसको रीड भी कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या था? गुप्त कूटनीति, सीक्रेट डिप्लोमेसी, ठीक है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण था राष्ट्रवाद की भावना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक, 3 कारण हो गए। चौथा कारण ये था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, इम्पीरियलिस्टिक रिवलरी। और 5वां कारण था सैनिकवाद की भावना, मिलिटरिज्म, ठीक। छठा कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अल्सेस एवं लॉरेन प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ते रहना, ठीक है। पढ़ेंगे तो काफ़ी बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखते रहें। बोस्निया एवं हर्जेगोविना ये रीजन था। मोरक्को एक संकट, मोरक्को संकट था, ठीक है, वो भी एक रीजन था। इसको आप थोड़ा रीड करिए। अब दूसरा बड़ा एक टॉपिक है और अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ प्रथम विश्व युद्ध इससे पूर्व के समस्त युद्धों से अधिक भयंकर एवं विनाशकारी था। इसमें 36 देशों ने भाग लिया, जिसमें 1,30,00,000 सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में अपार धन व्यय किया गया। दोनों पक्षों ने युद्ध में युद्ध में 1,86 अरब डॉलर व्यय किए। इसके अतिरिक्त हजारों व्यक्ति हत्याकांडों, बीमारी तथा भूख से मारे गए व 1 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव हुए। नवीनतम हथियारों के प्रयोग के कारण देशों में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार हुए, नए नए हथियार बने, इसके लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिससे विश्व के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों में तीव्रता उत्पन्न हुई तथा ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिटाविया, चेकोस्लोवाकिया और आदि देशों में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा था तथा क्यों, ये पूछ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, रिजल्ट और कॉसेस, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहाँ तक उत्तरदायी था, इसके बारे में समझाना है। या प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने में प्रमुख शक्तियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण कीजिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं? क्या विलियम केसर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था?
दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने भाग क्यों लिया। दल प्रथा प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी। और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में और ये लॉन्ग में आएंगे। अब जैसा कि ये जो पेपर है आपका 1950 तक के लिए है, तो 1950 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध ही हो गया था, जो कि ये विश्व युद्ध जो है ये भी इसी पेपर में कवर किया गया है। अब चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, फैक्टर लीडिंग फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक चला तथा इसमें भाग ले रहे 36 राष्ट्रों को अपार जनधन की हानि का सामना करना पड़ा था। युद्ध की समाप्ति पर पराजित राष्ट्रों तथा विशेष रूप से जर्मनी के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया, जिससे उन राष्ट्रों में प्रतिशोध यानी बदले की भावना प्रबल होती गई और 20 वर्ष पश्चात पुनः युद्ध के बादल विश्व पर मंडराने लगे। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति से ये बादल और भी सघन होते गए। शीघ्र ही 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रस्फुटित हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। 1939 से 1945 ईस्वी तक इस युद्ध से के प्रारंभ होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्साई की संधि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध में ही निहित था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के वही कारण थे जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वर्साई की संधि ऐसा प्रतीत होता है कि शांति संधि नहीं थी, अपितु 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की संधि थी। प्रथम विश्व युद्ध संभवतः दोनों पक्षों की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सका था, अतः इन अरमानों की पूर्ति हेतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब वर्साई की संधि क्या है, देखिए, वर्साई की संधि पर भी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात 1919 ईस्वी में जर्मन के साथ वर्साई की संधि की गई, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी। जर्मनी के साथ इसमें प्रतिशोध की भावना से अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया था। जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार किया गया था इस संधि के तहत, ताकि उसे स्थायी रूप से शक्तिहीन बनाया जा सके। इस संधि के द्वारा जर्मनी को अनेक भागों में विभक्त किया गया था। उसके उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार किया तथा खानों एवं कारखानों को मित्र राष्ट्रों ने परस्पर वितरित कर लिया। जर्मनी पर युद्ध हर्जाना भी इतना अधिक किया गया था कि उसे चुकाना जर्मनी के लिए असंभव था। जर्मनी से इस संधि पर बलपूर्वक हस्ताक्षर भी कराए गए। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों द्वारा अदूरदर्शिता का प्रदर्शन करती हुई जर्मनी के साथ की गई इस संधि ने जर्मन को इसे भंग करने एवं मित्र राष्ट्रों से प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए बाध्य किया। ठीक, इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध, वॉर ऑफ रिवेंज कहा जाता है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है दलबंदी, पार्टी सिस्टम। अब द्वितीय विश्व युद्ध में एक और जर्मनी, इटली व जापान थे जिन्हें धुरी शक्तियाँ एक्सिस पावर कहते थे, और दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया तथा रोमानिया थे। युद्ध के प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों तथा रूस धुरी शक्तियों की ओर हो गया। युद्ध काल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किए जाने से रूस जो था मित्र राष्ट्रों की ओर हो गया तथा पर्ल हार्बर पर आक्रमण होने पर अमेरिका भी इसी दल में मिल गया, यानी अमेरिका भी शामिल हो गया इंग्लैंड फ्रांस की तरफ। इस प्रकार पोलैंड व जर्मनी का झगड़ा विश्व युद्ध से परिणत हो गया। सैनिकवाद एक कारण था, राष्ट्रसंघ की निर्बलता कारण था, साम्राज्यवाद और तानाशाहों का उदय ये कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। अब देखें परिणाम क्या हुए द्वितीय विश्व युद्ध के। तो लगभग 6 वर्षों तक लड़ा जाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयावह एवं
विनाशकारी युद्ध था जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसके प्रभाव इतने व्यापक थे कि विश्व इतिहास में एक युग को ही अंत हो गया, एक युग का ही अंत हो गया और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। परंतु इस निर्तन युग में भय, चिंता, अनिश्चितता एवं तनाव की स्थिति पूर्ववर्ती ही बनी रही। संक्षेप में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को निम्नलिखित इंगित किया जा सकता है। युद्धरत देशों को इनको क्षति पहुंची थी काफ़ी, जिसने युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, काफ़ी लोग मारे गए थे। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप इसका आंसर जो है गूगल पर टाइप करके द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम टाइप करके भी रीड कर सकते हैं। ठीक, यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति हुई। और एक पॉइंट है शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो कई सारे परिणाम हुए थे इस युद्ध के। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम पर प्रकाश डालिए। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, यानी कारण और परिणाम, ये दो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको समझ लेंगे तो आपका लगभग 80% काम आसान हो जाएगा। कारण और परिणाम और कौन कौन शामिल था, किस तरह से ये युद्ध हुआ। ठीक, ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आराम से आप इसको कराएंगे। तो इस वीडियो में आपको हम ये 3 चैप्टर ही बता पाएंगे। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, अपनी सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं किस और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए। दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।